तो डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हिंद महासागर की सुरक्षा को लेकर। देखिए, यूपीएससी का जो मेंस का टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखेंगे कि इंटरव्यू में भी इस समय सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अगर देखेंगे कि भारत की जो प्रमुख चुनौतियां हैं, अभी भारत के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं ना, उनमें सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो ये है कि समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत के समक्ष एक प्रमुख चुनौती उत्पन्न हो रखी है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी तब भी बन जाता है जब चीन जैसा देश, जब वो सुपर पावर बनने की होड़ में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वो ना केवल प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपनी रणनीतिक गतिविधियां बढ़ा रहा है, बल्कि हिंद महासागर में भी वो लगातार रिसर्च को बढ़ाते चले जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतनीय भी हो जाता है चीन का इस क्षेत्र में आना। और साथ ही साथ यह भी जरूरी हो जाता है कि भारत इस तरह की जो चीन की चुनौतियां हैं, इस तरह से चीन के प्रयासों का किस तरह से भारत मुकाबला करे, है ना। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आज का टॉपिक एक होलिस्टिक टॉपिक है और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। और हर बार यूपीएससी मेंस में इसको लेकर सवाल भी बनता है। ध्यान से देखिए, इंडियन ओशन का जो रीजन है, देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज यहां पर ध्यान से देखें, ठीक है। हिंद महासागर पहला ऐसा महासागर है, पहली चीज तो यह है कि तीसरा बड़ा महासागर है ये। और इसके अलावा ये पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है कि भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। दूसरी चीज, भारत की जो समुद्री सीमा है वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 7500 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत का जो टोटल व्यापार है अगर आप देखेंगे तो 95% का जो भारत का समुद्री ट्रेड है वो हिंद महासागर के क्षेत्र से ही होता है। इंडियन ओशन का जो क्षेत्र है, इसी से भारत का 95% का ट्रेड होता है। अब कहीं ना कहीं पर अगर आप विश्व का भी टोटल ट्रेड देखेंगे तो आपको इसमें 75% दिखेगा कि 75% जो विश्व का भी व्यापार है वो समुद्री रास्ते से इसी मार्ग से होता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्षेत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये वो क्षेत्र है जो जिस पर सदियों से भारत का कहीं ना कहीं पर प्रभाव रहा है ना। हिंद महासागर का जब भारत के नाम पर ही इसका नाम है, सारे रूट यहाँ से ट्रेड के निकलते हैं। और तीन थोड़े से आप रूट के पर अगर नजर डालेंगे ना तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए, तीन स्ट्रेट्स आपको याद रखनी होती हैं जब आप लोग प्रीलिम्स करते हैं। सबसे पहली अगर आप देखेंगे तो बाबेल मंडप की जो स्ट्रेट है, जल संधि जो है, वो आपको पता है कि जो लाल सागर है उसको हिंद महासागर से जोड़ती है, एक इसको याद रखेंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे कि जो फारस की खाड़ी है वो हिंद महासागर से जुड़ती है हारमुज जल संधि से, है ना। दूसरी जल संधि ये याद रखेंगे। तीसरी अगर आप देखेंगे मलक्का जल संधि, वो अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर से होते हुए। अब ये तीन जल संधियां अगर आप देखेंगे ना तो तीनों जल संधियों के केंद्र में है हिंद महासागर। और ये तीनों स्टेट इंपॉर्टेंट है व्यापारिक, कहीं ना कहीं पर समुद्री जो व्यापार होता है इन क्षेत्र से ज्यादा होता है। तो आप तीनों इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। और इवन हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए भी आप इन जल संधियों का उल्लेख कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि चीजें किस डायरेक्शन में चल रही हैं। देखिए, भारत सदियों से इस क्षेत्र पर कहीं ना कहीं पर प्रभावी तौर पर वर्क करता रहा है, इन देशों के साथ सहयोग करता रहा है। आपको पता होगा कि मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स जैसे जो देश हैं, छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं, वो हिंद महासागर में ही स्थित हैं। और ऐसी स्थिति में इन देशों का भी कहीं ना कहीं पर भारत जो है वो सबसे बड़ा पड़ोसी देश के तौर पर निकल के आता है। और कहीं ना कहीं पर ये भारत से अपेक्षा भी करते हैं कि भारत इनको सुरक्षा प्रदाता के रूप में इनकी एक जिम्मेदारी निभाए, ठीक है। और भारत ने आज तक इसको बाखूबी निभाया भी है। लेकिन कई कई कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर भारत थोड़ा सा विफल हुआ है अपने स्तर पर। वो चीज ऐसे, जैसे आपको पता होगा कि मुंबई में जिस तरह से हमला हुआ था, ठीक है, आतंकी हमला हुआ था, वो इसी तरह से कोस से लोग मुंबई में एंटर किए थे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर चीन लद्दाख के क्षेत्र से हम पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो कौन सा क्षेत्र है जहां सर चीन कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। एक चीज और आप यहां पर समझेंगे, इंडियन ओशन के क्षेत्र तो हम लोग देख ही रहे हैं, एक टर्म और है हिंद प्रशांत, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए हिंद प्रशांत को लेकर। मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं, देखिए ये जो टर्म है ना हिंद प्रशांत को लेकर, भारत तो इसको मान्यता देता है लेकिन चीन इसको मान्यता नहीं देता। क्यों? समझ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। ध्यान से देखिए, चीन क्यों नहीं मानता इसको।
चीन दोनों क्षेत्र को, हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को अलग अलग रूप से ट्रीट करता है। भारत एक मान रहा है बट वो एक नहीं मान रहा है। वो अगर उसका कहीं ना कहीं पर पर्सपेक्टिव ये है कि अगर भारत हिंद प्रशांत के क्षेत्र में वो एक मान लेता है तो इसमें किसका रोल बढ़ेगा? भारत का रोल। और ये चीन चाहता नहीं। चीन चाहता है कि प्रशांत महासागर से भारत का कोई लेना देना नहीं है। हिंद महासागर भारत के नाम पर है, ठीक है, हम मानते हैं, वो भी भारत का पूरी तरह से नहीं है, लेकिन प्रशांत महासागर में तो भारत का कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीन का पर्सपेक्टिव है। क्यों वो ये कहता है? क्योंकि दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र अगर आप देखेंगे, जो विवाद है, चीन लगातार उन छोटे छोटे द्वीपीय देशों पर कहीं ना कहीं पर प्रयास करता रहता है अपनी सीमा का। आपने पता होगा एक वर्ड जो है 9 डैश लाइन, ठीक है ना, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेंगे। 9 डैश लाइन का जो क्षेत्र है, चीन कहता है कि ये सारा मेरे कंट्रोल में है, और उसमें बहुत सारे फिलीपींस का, इंडोनेशिया का, इन देशों के कहीं ना कहीं पर समुद्री क्षेत्र जो है उसको वो चीन अपने में शामिल कर लेता है। इसलिए दक्षिण चीन सागर में लगातार विवाद चलता रहता है। अब देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र की भी हम लोगों ने बात की, इंडियन ओशन की भी बात की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में तो चीन पूरी तरह से कहता है कि मेरा ही दबदबा है, और अब वो अपना इस क्षेत्र, अब भारत पर दबाव बनाने के लिए ना, वो इंडियन ओशन क्षेत्र में भी एंटर करता है। क्या करता है? वो रिसर्च गतिविधियां करता है, अपनी पनडुब्बियों को गुजारता है। इस तरह के काम जो है चीन लगातार करता रहता है। और प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहां तो चीन जो है कृत्रिम द्वीप बना रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप। अगर आप ऐसी चीज देखेंगे तो वहां पर तो चीन बाखूबी वर्क कर रहा है, और धीरे धीरे वो अपनी दायरे को बढ़ाते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भी घुस रहा है। और भारत के लिए चिंता नहीं है क्या ये? लद्दाख के क्षेत्र में जब ऐसा पड़ोसी देश, जो लद्दाख में गलवान घाटी में क्या कुछ नहीं हुआ हम लोगों ने देखा, पहली बार इतने सालों बाद वहां पर हिंसक घटनाएं हुई, वहां पर फिर भारत की जो सेना है, भारत की जो आर्मी है, वो किस तरह से लगातार डटकर मुकाबला कर रही है। ये सिर्फ लद्दाख एक चीज नहीं है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2017 में डोकलाम में भी भारतीय सेना ने मजबूती से आगे अपने आप को प्रस्तुत कर दिया था, और वहां से चीन की लगभग लगभग पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर हार हुई थी, है ना, चीन को पीछे हटना पड़ा था। वही चीज लद्दाख में भी हुई है। अब चीन धीरे धीरे वार्ता की टेबल पर आ भी रहा है। जब हम उत्तर से चीन हमारा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी, एक खुली चुनौती ये निकल कर आती है कि हिंद महासागर में भारत थोड़ा सा हमसे कमजोर है, वीक पक्ष है भारत का, तो वहां से हम अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, भारत क्यों यहां पर थोड़ा सा कमजोर होता साबित होता है कई कई बार। देखिए, एक तो ये चीज है कि कहीं ना कहीं पर पिछले 75 ईयर्स ने पिछले 75 सालों में हम लोगों ने इस क्षेत्र को थोड़ा सा नजरअंदाज किया था। उसका एक एग्जांपल मैंने बताया कि किस तरह से मुंबई में टेरर अटैक हुआ, है ना। दूसरी चीज ये है कि अभी तक हमारे पास संसाधन उस स्तर के नहीं है जिस तरह से हम इस क्षेत्र को पूरी तरह से सिक्योर कर पाए। लेकिन अब भारत जो है लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। जैसे मैं आपको कुछ कुछ भारत के प्रयास दिखाता हूं। देखिए, आप लोगों ने ये पर्सपेक्टिव समझ लिया। अच्छा, चीन का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो किस मार्ग से वो चीजें कर रहा है? जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, देखिए, BRI जो उसका प्रोजेक्ट है, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले इसको OBOR कहते थे, ठीक है, जो है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, पहले इसका नाम जो था OBOR था, लेकिन अब इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं ना, कई बार यूपीएससी इस पे खेल लेता है आपके साथ, तो ध्यान में रखेंगे। अब इस प्रोजेक्ट का नाम है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। इसके माध्यम से आपको इसके बारे में पता होगा थोड़ा बहुत क्या मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिए। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन ना केवल समुद्री क्षेत्रों को जोड़ रहा है, बल्कि वो जो भौगोलिक क्षेत्र जो है आपका, जहां से वो स्थल मार्ग से होते हुए भी अपने व्यापारिक रूट को बढ़ा रहा है। कहां तक? अफ्रीका तक। कहां तक? अगर आप आगे देखेंगे तो मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक अपनी पहुंच बना रहा है। अच्छा, इस ये जो BRI प्रोजेक्ट है, इसके जो रूट्स हैं, जो समुद्री रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर हिंद प्रशांत से होते हुए हिंद हिंद महासागर से भी होकर गुजरते हैं। तो ये एक तो इसका ये चीज हो गई। और इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो एक पुरानी चीन की नीति है स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति, इसको बोलते हैं हिंदी में घेरे की नीति, है ना। इसमें वो चीन लगातार ये प्रयास करता रहता है, और कई बार सवाल पूछ चुका है यूपीएस पर, तो यूपीएससी इस पर, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत चीन लगातार ये प्रयास करता है कि भारत को घेर लिया जाए, है ना। जिबूती में नौसैनिक अड्डा बना दिया जाए, श्रीलंका में अपना नौसैनिक अड्डा बना दिया जाए, मालदीव पर अपनी पहुंच बना दी जाए। तो भारत का जो ये साउथ का जो क्षेत्र है, जिसमें समुद्री हमारी सीमा लगती है, यहां से किसी न किसी से घेरते हुए, आप देखिए ना, गवादर में पोर्ट बना रहा है चीन, है ना। गवादर पाकिस्तान में एक जगह है, आपको पता होगा। और ये क्यों बनाया गया? इससे पहले भारत प्रयास कर रहा था कि भी जो हमारा चाबहार बंदरगाह है,
वो ईरान के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं ना। तो चीन गवादर में भी अपनी पहुंच बना रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माध्यम से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को कामयाब बना सके, और इधर से वो जिबूती जो है, जो अफ्रीका का एक देश है, उसमें अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है। फिर वो श्रीलंका को कहीं ना कहीं पर आर्थिक संकट से के दबाव में ध्यान में रखाकर उससे कुछ पोर्ट जो है, बंदरगाह है, वो अपने लीज पर लेना चाह रहा है। ये सब चीजें क्या है, क्या ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं है? तो ये नीति तो आज भी वो नहीं छोड़ रहा है ना। और इसी नीति को कामयाब बनाने के लिए किसका सहारा ले रहा है? बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का, ठीक है ना, इस बीआरआई प्रोजेक्ट का। तो ये चीजें कुछ एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हैं जिससे हम हमारा जो आंसर है वो एक बहुत अच्छे तरीके से ऑथेंटिक हो जाए, और है ना, हम लोग जस्टिफाई कर दें कि चीन ये सब चीजें कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, भारत फिर क्या कर रहा है? ठीक है, यहां पर थोड़े से भारत के प्रयासों पर नजर डाल लेते हैं हम थोड़े से, और हम लोग उन प्रयासों की बात करेंगे। देखिए, एक चीज मैं और आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है ना। किसी भी टॉपिक में हमें बहुत ज्यादा पीएचडी करने के लिए नहीं घुसना है। इतना पढ़ लो कि उस टॉपिक में, देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कितना बनेगा, 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का, है ना। तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और उसका एक पक्ष होता है कि भारत ने जितने भी प्रयास लिए हों, किसी भी टॉपिक पर सवाल आए, चाहे वो समुद्री सुरक्षा को लेकर आए, चाहे सीमा सुरक्षा को लेकर आए, जो हमारी कहीं ना कहीं पर जो भौगोलिक सीमा है उसको लेकर सवाल आए, तो जितने भारत के प्रयास है ना, उसको सबसे पहले कहीं ना कहीं पर लास्ट में जरूर दिखाना है। वो आंसर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वही देखना चाहता है। हम सिर्फ चीन की बात नहीं कर सकते, हम अपनी बातें भी करेंगे। ध्यान से समझिए, पहला जो प्रोजेक्ट है भारत का, जो पहला प्रयास है, वो सागर है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है ना। ये भारत का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत भारत क्या कर रहा है, जो इन लोगों ने मांगा था ना कि आप हमारे सुरक्षा प्रदाता के तौर पर काम करिए, तो भारत इन जो देश हैं, जो हिंद महासागर के देश हैं, इसमें सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से इन देशों के साथ सहयोग विकसित कर रहा है, इन देशों के साथ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये देश अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं पर अवसंरचना को विकसित कर सकें। और जो चीन लगातार जो है ऋण देने की कोशिश करता रहता है, लगातार ऋण जाल में इनको फंसाने की कोशिश करता रहता है, उससे ये देश थोड़ा सा न्यूट्रल हो पाए, है ना। तो इसलिए भारत इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये कर रहा है। और दूसरा, हम कहीं ना कहीं पर सांस्कृतिक संबंध भी इन देशों से विकसित करना चाह रहे हैं, जो कि पुराने समय में रहे हैं। प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में इन देशों से हमारा सहयोग दिखता है। तो उन्हीं सहयोग को पुनर्जीवित करने के लिए भारत इस प्रयास में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। एक तो ये लिखेंगे, दूसरा एक और इनिशिएटिव लिखेंगे। देखिए, इंडियन ओशियन रीजन का है एक इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ठीक है ना। इसके अंदर भारत क्या कर रहा है, सूचना संलयन केंद्र भारत गुड़गांव में स्टैब्लिश किया है इस क्षेत्र को लेकर, इंडियन ओशियन रीजन को लेकर, है ना। तो इस सूचना क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है कि समुद्री सुरक्षा के लेकर को लेकर हिंद महासागर में कोई भी समुद्री सूचना है ना, किस किस तरह के जहाज वहां से गुजर रहे हैं, किसी जहाज से भारत को या किसी अन्य देश को कोई खतरा है, या समुद्री डकैती को लेकर कोई प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। और इसका सेंटर कहाँ पे भारत ने बनाया है? गुरुग्राम में, है ना। तो एक ये प्रयास याद रखेंगे। उसके अलावा भारत और कौन से प्रयास कर रहा है ना। उसके अलावा भारत के प्रयास क्या है, देखिए, अगर आप एक थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो सागरमाला जो परियोजना है, ठीक है, सागरमाला, ये परियोजना भारत के जो पोर्ट हैं, है ना, भारत के जो बंदरगाह हैं, उनको विकसित करने के लिए भारत इसका प्रयास भी कर रहा है ना। उन पोर्ट को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना, उन पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं पर इस लेवल का बनाना जिससे हमारा जो व्यापार है वो बढ़ सके। और एक वर्ड आप याद रखेंगे यहां से, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। अब इसका हाई समय है, लगातार ये बोला जा रहा है कि अब इसका, और नीली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा जो व्यापार हो वो समुद्र के मार्ग से हो, है ना। तो इसके माध्यम से, और ज्यादा से ज्यादा जो समुद्र हैं, जो सागर हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना, रिसर्च करना ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा समुद्री संसाधनों का दोहन करना, ये नीली इकोनॉमी के तहत आता है, नीली अर्थव्यवस्था के तहत आता है। तो भारत इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयास कर रहा है, ताकि सागरमाला इनिशिएटिव के माध्यम से भी भारत तेजी से आगे बढ़ सके। इवन भारत, अगर आप देखेंगे तो जो पायरेसी को लेकर है, ठीक है, मैंने बोला ना कि समुद्री डकैती को लेकर प्रयास है, उसके लिए यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप बना हुआ है, कॉन्टेक्टेड 60 कंट्री ग्रुप, है ना, कॉन्टेक्ट 60 कंट्री ग्रुप। उसके जो प्रयास हैं उसमें भी भारत बहुत तेजी से कहीं ना कहीं पर भागीदारी कर रहा है। एक और वर्ड जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप कहेंगे, ऐसे इंटरनेशनल बॉडी है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन,
है ना। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसमें भी भारत क्योंकि सदस्य है, तो कहीं ना कहीं पर इसके माध्यम से भी भारत, इस बैठकों के माध्यम से भी भारत जो है इस क्षेत्र में अपनी मजबूती को बढ़ा रहा है। अब देखिए, ये कुछ प्रयास आप लोगों ने लिख दिए, इससे पहले हम लोगों ने चीन का पक्ष देख लिया, हिंद महासागर को लेकर कुछ चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख ली। अभी और क्या करने की जरूरत है आपको? अगर आपसे यूपीएससी सीधा इंटरव्यू में भी पूछे या मेंस में भी पूछ ले, क्या आपको लगता है कि अभी तक किए जाने वाले प्रयास इनफ हैं, पर्याप्त हैं? अगर नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत इस तरह, किस तरह से आगे इस दिशा में बढ़ सकता है? इस क्षेत्र में भारत के प्रयास आगे क्या, कहां पर कमी है, उसको कैसे बूस्ट करना चाहिए? देखिए, इस एंगल को भी थोड़ा सा समझ लीजिए लास्ट में। देखिए, पता है क्या है, भारत को ये चाहिए कि ये जो छोटे छोटे देश हैं ना, इन देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत बने। सबसे पहली चीज तो भारत को ये करनी होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चीन अगर ऋण जाल में फंस गया, तो कहीं ना कहीं पर भारत का फेलियर नहीं है क्या ये? अगर मालदीव में एक समय पर चीन का इतना ज्यादा प्रभाव आ गया था, इतना ज्यादा चीन के जो मालदीव के राष्ट्रपति और चीन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, क्या ये भारत की विफलता नहीं थी? तो ऐसे इन देशों को लेकर हमें ये प्रयास करना होगा। सबसे पहली चीज, जो हमारी पड़ोसी पहले की नीति है, वो हम ज्यादा अच्छे से प्रभावी तौर पर उसका क्रियान्वयन करें। इस वर्ड को अच्छे से याद रखिएगा और इस वर्ड को यूज करिएगा, पड़ोसी पहले की नीति। ठीक है, भारत की एक नीति है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी का गंभीर क्रियान्वयन करना भारत की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये देश हमारे ट्रस्ट में रहेंगे, अगर भारत कहीं ना कहीं पर इन देशों के साथ मजबूत संबंध बनाकर रखेगा, तो चीन के लिए आसान नहीं होगा इन देशों में अपने समुद्री सैन्य अड्डे जो है वो स्थापित करे, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा न्यूट्रल कर सकते हैं। दूसरा, इन्हीं देशों के साथ हमें थोड़ा सहयोग भी विकसित करना पड़ेगा, ताकि हमारे कुछ, जैसे मान लीजिए हमारा कोई पोर्ट है, हम वहां पर उनके पोर्ट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकें, वहां पर हम भी अपने जो लोग हैं वहां पर कहीं ना कहीं पर वहां के जो सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें, और ज्यादा से ज्यादा इन देशों में प्रोजेक्ट जो हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो हैं, वो हम ले सकें और भारत वहां पर ज्यादा बड़े स्तर पर भूमिका निभा सके। इन देशों में अगर कोई भी कहीं ना कहीं पर नुकसान होता है, तो भारत को सबसे पहले आगे आना चाहिए। भारत आता भी है, जैसे आपने देखा होगा कि श्रीलंका के आर्थिक संकट में भारत ने लगभग $3 बिलियन की एड दी, तो ये भारत का प्रयास नहीं था। तो भारत कोशिश करता है, लेकिन अभी इन प्रयासों को थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। यही तो क्वेश्चन का एंगल है ना। मैंने आपको क्या बोला, यूपीएससी क्या अगर आपसे पूछे कि क्या अभी कुछ कमी है, तो आप बोलेंगे सर अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रयासों को और गंभीरता से करना होगा, कि अगर हम कहीं एक दो जगह पर विफल हो रहे हैं, वहां पर भी हमें असफलता का सामना ना करना पड़े, है ना। दूसरा, उसके अलावा भारत क्या कर सकता है? देखिए, भारत को ये करना होगा थोड़ा सा, अब जो हम लोग करते हैं ना कि संसाधनों की कमी को थोड़ा सा हमें इस चीज से, इस दायरे से बाहर निकलना होगा। हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ाना होगा। इन देशों में इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है और वहीं पर चीन खेलता है। हमें कोशिश करनी होगी कि हम थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट इन देशों में बढ़ाएं। तीसरी चीज भारत ये कर सकता है, देखिए, भारत, अब आपको भी पता है कि एक विकासशील देश है, हम अभी तक विकसित देश नहीं बने हैं, 2047 तक का हमने टारगेट रखा है। तो भारत को दोनों चीजें देखनी है, अपने देश का विकास भी करना है, अपनी सुरक्षा भी करनी है। तो भारत जैसे संसाधनों की कमी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसका एक बेहतर अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम जापान जैसे देश के साथ मिलके, जिसके साथ चीन के साथ संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो जापान जैसे देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करें हम, या इन देशों में इन्वेस्टमेंट करें। जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन देशों में चलाएं, अगर हमारे पास थोड़े से संसाधन कम है, तो हम जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भागीदारी कर कर इन देशों में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नहीं होगा क्या यूपीएससी का एग्जामिनर खुश, अगर आप इस तरह का एग्जाम्पल उसको देंगे? तो आपको कुछ प्रैक्टिकल रणनीति के तौर पर चीजें, और इवन यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है इसको लेकर कि अफ्रीका में भारत और जापान जो है कहीं ना कहीं पर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, या भारत के पास क्या विकल्प है वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली हिंद महासागर को लेकर मैंने बात की है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेड जो है वो एक ग्रुप है, एक प्रयास है भारत का, लेकिन ये है पूरी तरह से इंडो प्रशांत पर केंद्रित, है ना। हिंद महासागर पर पूरी तरह केंद्रित नहीं है, लेकिन भारत का ये जो प्रयास है ना, उसी डायरेक्शन में है, जो चीन की जो कोशिश है ना, कि वो प्रशांत क्षेत्र से भारत को बाहर करे और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाए, ताकि भारत हिंद महासागर में उलझा रहे और प्रशांत महासागर की तरफ भारत ध्यान ना दे। तो भारत इसी चीज को काउंटर करने के लिए क्वेड में जो चार देश हैं, भारत हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन देशों के साथ मिलकर अब चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज आप लोगों ने, और इस पे सवाल भी यूपीएससी 2021 मेंस में पूछ चुका है क्वेड को लेकर। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखिए,
बहुत रेयर टॉपिक मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि देखिए प्रश्न पेपर में आना चाहिए। मैंने पहले दिन से आप लोगों से एक बात बोली है, नॉलेज लेने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन को लेकर काम करना चाहिए। कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, उनके पूछे जाने की संभावना ऐसी है। ये जो आज जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने डिस्कस की है ना, अब आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये यूटिलाइजेशन आपको जो जितने भी मेंस के पेपर आएंगे आईआर को लेकर, क्योंकि यूपीएससी पूछता ही है ना, सवाल वही लेकर पूछ रहा है। क्वेड को लेकर सवाल पूछा गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर सवाल पूछा गया, तो इन सब चीजों में इस तरह के एंगल को लेते हुए आप ये स्टेप सरकार के गिनाते हुए अपने आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। जो मैंने लास्ट में आपको बताया ना कि सरकार को ऑफर क्या करने की जरूरत है, उसको लास्ट में जैसे हम लिखते हैं आगे की राह, कंक्लूजन में जब हम थोड़ा सा आगे का पर्सपेक्टिव बताते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बताते हैं, कहीं ना कहीं पर उससे यूपीएससी बहुत ज्यादा खुश होता है। तब आपके आंसर जो है लगभग लगभग 67% आने की संभावना होती है कि आप अगर मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर आपको बहुत आसानी से यूपीएससी दे देगा, अगर आपने ये सब चीजें की हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग इस टॉपिक को कहीं ना कहीं पर नोट्स फॉर्म में बना के रख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने वर्बली बोली हैं, उसको नोट करके रख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है तीनों ही लेवल पर, प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है, प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है ना। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, प्लस मेंस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंटरव्यू में इस टॉपिक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल हो सकता है ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको हम लोग होलिस्टिकली वो कर सकें, डिस्कस कर सकें, है ना। मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि देखिए बहुत ज्यादा डीप में तब तक नहीं जाना है जब तक हमें पता है कि हमारे पास लिखने का स्पेस नहीं, हमारे पास कोई वर्ड 150 वर्ड या 250 वर्ड में हमें आंसर को कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफिक करनी है। तो मैं इसलिए टॉपिक को यहीं पर कहीं ना कहीं पर रोकता हूं। और आज हम लोगों ने एक कोशिश की है कि हम एक होलिस्टिक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।